नमस्कार। सियासत पर बात करते हुए हर बार ये लगता है कि पिछली बातें पुरानी पड़ती जा रही हैं तेजी से और नई-नई बातें रोज सामने आती जाती हैं। सियासत में सियासतदान निर्णय लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। और बाकी जनता होती है जो उनके लिए गए निर्णयों पर अपना फैसला सुनाती है। लेकिन बीच में थोड़ी-सी हम लोगों की भूमिका होती है, जो ज़रा इस बात की पड़ताल करें, थोड़ा देखें, समझें, विश्लेषण करें कि हवा का रुख किस तरफ है। और इस लिहाज से कहें तो उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण कुछ-कुछ सुगबुगाहट के साथ थोड़े से नई हवाओं को महसूस कर रहे हैं। वो कैसी है नई हवाएँ? वो नए हवाएँ क्या नए गठबंधन की तरफ इशारा कर रही हैं? या यूं ही ये खबर है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है? अब असल परिणाम तो ये तब आएगा जब अंतिम रूप से प्रत्याशी घोषित होकर के चुनाव हो जाएंगे। और जब तक ये नहीं होता है तब तक कयास, अटकलों और थोड़ा सा मतलब जैसे नहीं होता पर्दे के पीछे की कहानियां वो चलती रहेंगी। तो फिलहाल एक कहानी फिर से शुरू हो गई है और वो कहानी है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने वाली है। क्या 9 मार्च को कोई संकेत, इशारा या उसके 2-4 दिन आगे पीछे ऐसा इशारा आने वाला है जिससे इस बात को बल मिल जाए कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होने जा रही है? क्या आचार संहिता लगने की बात करीब आते-आते आदरणीय मायावती जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी के बीच कोई बैठक होने वाली है? और बैठक के बाद क्या कुछ ऐसा फैसला आने वाला है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सियासत का रंग बदल देगा? ऐसी कई बातें अब तैर रही हैं फिजाओं में, सियासी गलियारों में। इन बातों के पीछे की आधार और अगर ऐसा होता है तो इसका असर क्या होगा, इन दोनों पहलुओं पर आज की वीडियो में थोड़ा तफसील से बात करेंगे। तो असल में खबर ये आ रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, एक बड़ी पार्टी, मिशन की पार्टी जिसके लिए मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि एक राजनीतिक दल नहीं, एक मिशन है। उस मिशन की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता और देश के सबसे बड़ी नेता, एक बार क्या हुआ कि अभी हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी ने अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी कर दी, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली बात। और फिर पलटकर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो घर के बड़ी, हम उनका सम्मान करते हैं। बाकी राजनीतिक टिप्पणियां बीच में चलती रहती हैं कि वो कुछ टिप्पणियां सपा की तरफ से आती हैं, कुछ बसपा की तरफ से आती हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव जी ने कहा ना, बहन जी को लेकर के पूरे देश के लोगों में यही राय है कि वो इस सियासी परिवार की हमारी बड़ी हैं और उनका फैसला एक बड़े होने के फैसले के साथ है। तो ये बात है। तो अंतिम निर्णय देखिए क्या होगा, बहुजन समाज पार्टी आएगी कि नहीं आएगी, ये निर्णय तो वही बड़ी मुखिया लेंगी। अब तक की बात अगर करें तो उन्होंने कई कई बार इसकी घोषणा कर दी है कि हम अकेले लड़ेंगे, हमारे बारे में चर्चा मत करो, ऐसा लगता है तुम लोग की दाल नहीं गलती, इसलिए जब देखो हमारे बारे में बात करने लगते हो, हम अकेले लड़ेंगे। और उधर भतीजे को वाई प्लस सिक्योरिटी भी मिल गई। लोगों में यह बात तैरने लगी कि भाई अगर गठबंधन में आती आदरणीय मायावती जी, तो हो सकता है कि वो बीजेपी नाराज होती, कोई फाइल खोल देती जैसे कई नेताओं के साथ हो रहा है। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी इतनी जांच कर रही है, अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस मिल गई। अरविंद केजरीवाल मीडिया में आके बोल चुके हैं कि हमें तो ये दबाव बनाया जा रहा है, गठबंधन तोड़ो तो तुमको भी जेल में डाल देंगे। कई पार्टियां, कई तरह के लोग उस गठबंधन को तोड़ने में लगे हैं। इस बीच में यह बात लोगों को परेशान कर रही है कि भाई क्यों इस तरह की खबर चला रहे हो, मायावती जी नहीं आएंगी क्योंकि देखो वाई प्लस सिक्योरिटी आकाश आनंद को मिल गई। और वो यूं ही नहीं मिलती, वो केंद्र सरकार देती है। तो केंद्र सरकार किसी को यूं ही सिक्योरिटी नहीं दे देगी, उसके पीछे कुछ वजह, कुछ राजनीतिक वजह भी होंगी।
सुरक्षा की एक बड़ी वजह है कि हम तो चाहते हैं कि आकाश आनंद जी भी सुरक्षित रहें, चंद्रशेखर आजाद भी सुरक्षित रहें। नेताओं को राजनीति के हिसाब से आप लड़िए चुनाव। आप किसी और पर्दे के पीछे की राजनीति की तरह से लड़ते हैं, जो राजनीति बहुत गंदी होती है। अगर आपको आकाश आनंद जी से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, तो उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़िए। इसके लिए उनको सुरक्षित रहना ज़रूरी है। लेकिन सियासी गलियारों में इस पृष्ठभूमि की बातें पुख्ता है कि वो अकेले लड़ेंगी। लेकिन कुछ बातें नए डेवलपमेंट हुई हैं। जैसे अखिलेश यादव जी अभी पिछले 1 से 2 दिनों का बयान अगर आप देखेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के लिहाज से। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने बहुत पहले ये घोषणा कर दी थी कि ब 2017 में हमने कांग्रेस से गठबंधन किया, फायदा नहीं हुआ। 2019 में हमने बसपा से गठबंधन किया, फायदा नहीं हुआ। 2022 में हमने कई छोटे-छोटे दलों से गठबंधन किया, फायदा हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन हुआ। 24 के चुनाव को लेकर के वही अखिलेश यादव कह रहे थे बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा, लेकिन वापस कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो गया। तो देखिए राजनीति है, राजनीति में राजनीतिक निर्णय राजनेता लेते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने यह निर्णय लिया कि यह चुनाव, जिसे वो संविधान मंथन का चुनाव कह रहे हैं, कि 24 के बाद का भारत ऐसा ही नहीं रह जाएगा जैसा 24 के पहले था। और इसलिए बड़ा दिल दिखाते हुए हमें गठबंधन करना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए। और याद करिए जिस दिन बिहार में गठबंधन टूटा था और नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चले गए थे, उसी दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया था। उस ट्वीट का मतलब जो गहरे राजनीतिक अर्थ हैं वो शायद ही थोड़े से लोग निकाल पाएंगे, लेकिन उस ट्वीट का मतलब ये था कि जिस दिन उधर गठबंधन टूट रहा था, पूरे देश में विपक्षी दलों के गठबंधन में एक निराशा का वातावरण छा गया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का एक इशारा कर दिया ट्वीट में। 11 सीटों पर बात पक्की हो गई, बाकी के लिए बात चलती रहेगी। तो अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन किया और गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव में जाने की घोषणा कर दी। यही होती है राजनीति। यानी अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता जब कल कहा करते थे कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, संविधान पर खतरा है, पीडीए की बात वो कर रहे हैं कि 90% आबादी को उनका हक दिलाने के लिए हम सबको दिल बड़ा करना हो। और वो दिल बड़ा करके उन्होंने गठबंधन 17 सीटों पर कांग्रेस के साथ कर लिया। ये अलग बात है कि कोई दिल बड़ा कर रहा था, उसके सामने कोई दिल ही हार गया। और 7 सीटों पर जो गठबंधन हो रहा था, जिसमें आप बैठते आरएलडी के साथ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, लेकिन वो गठबंधन तोड़ करके 2 सीटों पे चले गए बीजेपी में, जयंत चौधरी। ऐसे बदले हुए समीकरण के बीच एक कयास ये लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा देखो भाई अब समय तो बचा नहीं है, जो गठबंधन होना था हो गया, अब तो हम चुनाव में जा रहे हैं। बात भी ठीक है। 2, 4, 5 दिन के भीतर आचार संहिता लगने जा रही है। सीटों में अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों का घोषणा हो चुकी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर समाजवादी पार्टी की सीटों का आप ब्यौरा निकालें, तो आप पाएंगे लगभग 30 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। और उसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसकी लिस्ट आने वाली है। आज या कल में कांग्रेस की लिस्ट भी आ जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अब तो समय नहीं बचा, अब तो हम चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, एक दूसरा रास्ता गलियारे की तरह खुलता दिख रहा है। आपको थोड़ा पीछे ले चलूंगा कर्नाटक का 2018 का विधानसभा चुनाव। 2019 के चुनाव के ठीक पहले कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी और कर्नाटक में एक मंच बनाया गया 2018 में, और उस मंच ने कई गठबंधनों के सूत्र तलाश लिए थे। और उस गठबंधन के मंच पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आदरणीय मायावती जी सब एक साथ थे। और एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर आई थी जब सोनिया गांधी जी मायावती जी का हाथ उठा करके एकजुटता का एक संदेश दे रही थी। गठबंधन हुआ उसके बाद 2019 में सपा के साथ बसपा का अप्रत्याशित गठबंधन, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अपनी शर्तों पर आदरणीय मायावती जी ने अपने सीटों के चयन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया।
गेस्ट हाउस कांड का केस वापस लिया, बड़ा दिल दिखाया, एक साथ साझा रैलियां हुई, दोनों नेताओं की रैलियों के बाद पूरा माहौल बदल गया था। अमित शाह अपने भाषणों में कहा करते थे कि हमें बाकी कहीं कोई चिंता नहीं है, ये जो सपा बसपा गठबंधन हो गया है, तो 2019 में यूपी को लेकर के हमें थोड़ी सी चिंता है। और उस चिंता को उन्होंने किस किस रास्ते अपनाया, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने इतनी तरह की साजिशें रची कि 2019 के चुनाव में सपा बसपा को फायदा नहीं हुआ। हालांकि सपा की सीटें 14 में भी 5 थी और 19 में भी 5 ही रही। बसपा की सीटें 0 से 10 हो गई। गठबंधन था, लेकिन गठबंधन टूट गया। 22 का चुनाव आने वाला था। चुनाव को लेकर के सपा बसपा में फिर से एक टकराव। लेकिन आपने कभी गौर किया राजनीति को? आदरणीय मायावती जी चूंकि बड़ी हैं, बड़ी नेता हैं, उन्होंने कई बार कई ऐसी टिप्पणियां, यानी 2019 का गठबंधन होने के बाद भी उन्होंने कई पुरानी बातें कई कई बार याद करके समाजवादी पार्टी को उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए कठोर कठोर बातें भी बोली। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आदरणीय मायावती जी के लिए कभी भी 19 का गठबंधन टूटने के बाद भी एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर आप कोई उंगली रख सकते? तो एक सम्मान, और इवन अभी जब इंटरव्यू हुआ तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो हमारे परिवार की बड़ी है, हम उनका सम्मान करते हैं। और पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया गया, कोई भी जो दाएं बाएं बोलता है वो ना बोले। बाकी राजनीतिक बयान बीच बीच में कुछ कुछ आते हैं कि भाई कौन किसका प्रत्याशी उतारता है, कौन चुनाव हारता है, कौन जीतता है, वो तो एक राजनीतिक बयान है। इसलिए भी एक दरवाजा खुला हुआ सा दिखता है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के गठबंधन के साथ आदरणीय मायावती जी का गठबंधन हो गया तो पूरा का पूरा खेल बदल जाएगा। यह बात सबको पता है, जितनी सपा को पता है, उतनी बसपा को पता है, उतनी कांग्रेस को पता है, और इन तीनों से ज्यादा भाजपा को पता है। अब इसके बाद राजनीति क्या होगी? भाजपा किसी भी सूरत में इस गठबंधन को नहीं होने देना चाहेगी। भाजपा जैसे जयंत चौधरी को तोड़कर ले गई, वह भाजपा जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वह भाजपा जिसने सबसे प्राइम कोर एजेंडा उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का वो बनवा दिया, जिसके बाद उनको लगता है कि लहर आ गई, अब तो कोई हरा ही नहीं सकता, बावजूद उसके उसने गठबंधन तोड़ा। वह भाजपा जिसने उस जयंत चौधरी को तोड़ दिया जो अखिलेश यादव की भेजी गए राज्यसभा सीट पर थे। वह भाजपा जो नहीं चाहेगी एक अकेला अगर सब पर भारी है तो मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो जाएं, इसलिए लाख बाधाएं पैदा करेगी। लेकिन गठबंधन में शामिल होने के रास्ते कहां से खुल रहे हैं? फिर से याद करिए 2018 का वो तस्वीर जिसमें आदरणीय मायावती जी के साथ हाथ पकड़कर आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक संकेत किया था। तो भीतर भीतर सुगबुगाहट ये है कि आदरणीय मायावती जी से सोनिया गांधी जी बात करेंगी। अब ये कितनी पुख्ता खबर है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक सूत्रों के जरिए अंदर ये खबर आ रही है। अब ये बात जब मायावती जी बोलेंगी तभी वो पुख्ता मानी जाएगी, या सोनिया गांधी जी बोलेंगी तब, या गठबंधन हो जाएगा तब। लेकिन क्यों ये इस बात को आधार मिला? क्योंकि आपको पता है कि 2022 के चुनाव में जब बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी तो एक सीट विधायक पर उमाशंकर सिंह जी थे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो बसपा के वजह से नहीं, वो अपने आप की वजह से जीते। बाधा क्या गठबंधन में? 10 लोकसभा प्रत्याशी थे, 10 में से अधिकांश बसपा छोड़ चुके हैं। कई को ये लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा, कई को ये लगता है कि लड़ेंगे भी तो जीत नहीं पाएंगे। इससे बसपा नाराज हो सकती है। लेकिन बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो बसपा भी ये कैलकुलेट करेगी कि वह रास्ता कौन सा हो जिससे हमारी पार्टी मजबूत हो। और मजबूत पार्टी तब होगी जब उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में उनके अपने सांसद चुनाव जीतकर आए। और अगर उनके सांसद चुनाव जीतकर नहीं आते, अगर उनके विधायक चुनाव जीतकर नहीं आते, तो पार्टियां धीरे धीरे कमजोर होती हैं, और हर हर पार्टी पर ये नियम लागू होता है। तो जब देश भर के कोऑर्डिनेटर्स से बात की और कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि हर सीट पर अगर आप लड़ेंगे तो उतने मजबूत प्रत्याशी नहीं होंगे, फिर बसपा की तरफ से यह संकेत किया गया भाई कैडर को लड़ाया जाए, क्योंकि बसपा देखिए मूलतः एक कैडर बेस्ड पार्टी है, आप इस पे कोई दो राय नहीं। जितना अपने कैडर को ट्रेंड करने का सलीका बसपा के पास है,
एक जमाने में कभी लेफ्ट पार्टियां हुआ करती रही होंगी, एक जमाने में कभी आरएसएस वो सब करता रहा होगा, लेकिन लेफ्ट और राइट से ज्यादा कोर का कैडर, ट्रेंड कैडर, मिशन का कैडर बसपा के पास है। ये अलग बात है कि बसपा लंबे समय से सत्ता में नहीं है और कैडर में बहुत तरह की चीजें आती हैं, तो उतना मजबूत दिखता नहीं, राजनीतिक लिहाज से मैं कह रहा हूं, चुनाव जीतने के लिहाज से। तो इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि चुनाव जीतने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे उसके कैंडिडेट जीते। और कैडर अगर चुनाव लड़ेगा तो कैडर के पास न तो उतना धन बल होता है, न उतनी ताकत होती है कि कैडर चुनाव लड़े। और अब चुनाव देखिए, वाकई इसे माने या न माने, चुनाव पूरी तरह से बदल चुका है। अब चुनाव वही जीतता है लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर प्रत्याशियों की होर्डिंग, बैनर, रैलियां, गाड़ियों के काफिले, पर्चे, पोस्टर, झंडा, बैनर, उसके बाद बड़ी-बड़ी रैलियां, छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएं, दिन रात अगर आप माहौल बनाते हैं तब जाकर के लगता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। एक जमाना रहा होगा जिसमें साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रिक्शे से प्रचार हो जाया करता था और कई बार इस देश का इतिहास ऐसा रहा है जिसके पास पैसे नहीं रहे वो भी चुनाव जीत गया। आजकल तो पॉलिटिकल पार्टियां ये देखती हैं कि भाई उस सीट पर तो 5 करोड़ का खर्चा है, कौन कर पाएगा? आधिकारिक खर्चा कुछ और होता है। लेकिन आप जानते हैं राजनीति है, इस तरह से कैडर को चुनाव लड़ाने की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखी जिससे कि वो चुनाव जीत सके। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शायद भीतर-भीतर एक चीज आ रही है कि अगर हम उचित सम्मान मिले तो क्यों न इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ जाए। और आदरणीय मायावती जी का एक तरीका है काम करने का। वो चुनाव के पहले गठबंधन बहुत कम करती हैं, बहुत ठोक बजाक करती हैं और अभी सुबुगाहट आ रही है कि केसीआर जो तेलंगाना की पार्टी है उनके साथ गठबंधन की बात चल रही है। और केसीआर अब तक थर्ड फ्रंट की तरह अलग रहे हैं, वो सीधे गठबंधन में शामिल नहीं रहे। तो केसीआर को लेकर के ये बात चल रही है जिससे सुबुगाहट तेज हुई कि अगर केसीआर से मायावती जी गठबंधन कर सकती हैं तो क्या सोनिया गांधी जी अगर कोशिश करती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ भी मायावती जी आ सकती हैं? फिर पेच कहां फंसेगा? पेच ये फंसेगा कि भाई कई सीटें ऐसी हैं देश में जहां अगर बसपा गठबंधन करेगी तो वो केवल यूपी के लिहाज से नहीं करेगी, क्योंकि बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और देश भर में दलित वोट जो है उसमें मेजॉरिटी वोट आज भी भावनात्मक रूप से, संवेदनात्मक रूप से, विचार के लिहाज से बसपा को पसंद करता है, क्योंकि बसपा एक इमोशन का नाम है। जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है ना मानवर कांशीराम की, आदरणीय मायावती जी जब तक रहेंगी ना, तो लंबी उम्र हो उनकी, बहुत स्वस्थ रहे, वो देश की बड़ी नेता रहेंगी और अपने समाज की वो आइकॉन है। आप उनकी राजनीतिक आलोचना भले कर लीजिए, लेकिन उनके सम्मान और उनके वजूद पर पूरे देश का समाज, जो बहुजन समाज है, सम्मान की नजर से रखता है। तो जैसे ही वो गठबंधन में शामिल होंगी, पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। इसलिए सुगबुगाहट ये आ रही है और कुछ लोग कयास इस तरह से लगा रहे हैं कि सपा ने भी बहुत तेजी से जो अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, देखिए बहुत दिनों से शांति है, अभी गठबंधन के प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहे। आचार संहिता के करीब आने का इंतजार भी किया जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी तो एक थोड़ा सुरक्षित माहौल में मायावती जी निर्णय लेती हैं। और अंतिम निर्णय तो देखिए पूरे गठबंधन का आदरणीय मायावती जी ही लेंगी, किसी की चलेगी नहीं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे खड़गे साहब हों, चाहे कोई भी। तो इसलिए इसके तरह से इन वजहों से ये माना जा रहा है कि शायद वो रास्ता बनता दिख रहा है कि गठबंधन में मायावती जी भी शामिल हो जाए और इसका चुनाव पे पूरा असर पड़ेगा। कांग्रेस को भी फायदा होगा, सपा को भी फायदा होगा और खुद बसपा को भी फायदा होगा। और अगर सब अलग-अलग लड़ते हैं तो बसपा को भी ये बात समझ में आ रही है कि 2022 के चुनाव में उसका एक विधायक बचा, 10 सांसद जीते थे, 10 के टिकट में दोबारा आएंगे उनमें से कितने ये पता ही नहीं है। सब कहीं कोई इधर गया, कोई उधर गया, क्योंकि सबको पता है जीत नहीं पाएंगे। राजनीति में तो जीत हार का बड़ा मामला होता है। और अगर 2024 के चुनाव में बसपा फिर से बहुत कम हो गई तो इस पार्टी के लिहाज से, राजनीतिक निर्णय के लिहाज से भी तो ये संकट पैदा करेगी। इसलिए भी गठबंधन के आसार बन रहे हैं और गठबंधन हो जाए राजनीति में इसका कोई आश्चर्य नहीं होता। ना हो तो वो तो ऑलरेडी नहीं हुआ पड़ा है। मायावती जी ने तो ऑलरेडी घोषणा कर दी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन व्यवहारिक राजनीति ये कहती है कि अंदर कुछ-कुछ खिचड़ी पक रही है। बसपा का कैडर कहता है कि एक दलित महिला को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात क्यों न कर दी जाए।
मायावती जी आ जाएंगी। अगर आप एक नागरिक हैं और आपके सामने भी ये बात रखी जाए तो आप इसको मना नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि कई बार लोग कहते थे, जैसे बीच में इंडिया गठबंधन की बात आई तब भी हुआ कि खड़गे साहब जो दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी तो प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन गठबंधन आज अगर होगा तो प्रधानमंत्री पद पर तो नहीं होगा। अब वो मामला अभी बचा नहीं है चेहरा घोषित करके। अगर ऐसा हो गया तो फिर अलग राजनीति बदल जाएगी। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दल संविधान को केंद्र में रख करके अगर लड़ने की कोशिश करेंगे, और वह बहुजन समाज पार्टी जो सबसे ज्यादा किसी एक चीज को मानती है, तो वो इस देश के संविधान को, भारत के संविधान को मानती है। और बहुजन समाज पार्टी, उसके कैडर को भी यह बात बखूबी पता है कि अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी वापस जीत जाती है तो भारत के संविधान को कोई कितना बचा पाएगा, इसको कोई गारंटी नहीं है। बहुत ज्यादा खतरनाक परिस्थितियां सामने है। तो कैडर का दबाव, नेता का दबाव भी अंदर अंदर होगा कि क्यों न इंडिया गठबंधन के साथ एक तालमेल बना लिया जाए, एक ऐसा समीकरण बना लिया जाए जिससे कि देश में संविधान की हिफाजत हो सके, वंचित शोषित कमेरा 90% आवाम की हिफाजत हो सके। और जोड़ने का सूत्र क्या होगा? सपा भी आज पीडीए की बात कर रही है, तो पुरानी बातें भूल करके उस 90% आबादी पर जहां सपा न्याय की बात कर रही है, बसपा को जोड़ने में कोई ऐतराज नहीं होगा। राहुल गांधी जाति जनगणना और गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, बसपा को जोड़ने में कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि बसपा का कोर आइडियोलॉजी यही हुआ करती थी और आज भी है। और इसलिए विचारधारा भी एक हो रही है, मुद्दे भी एक हो रहे हैं, लड़ाई भी एक हो रही है। तो फिर अलग रहकर लड़ना राजनीतिक लिहाज से कैसा फैसला? इसलिए आप इस पर नजर रखिएगा और आप जरा कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई आने वाले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है मायावती जी? और अगर ऐसा हुआ तो देश के चुनाव पर इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।